जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री, या फिर आप लोग कहते हैं इसे मेडाइवल हिस्ट्री यानी इतिहास या फिर मध्यकालीन इतिहास की कितने बच्चे इसे कहते हैं तो ध्यान में रखेंगे। ये आप लोगों के बिल्कुल न्यू फ्री बैच है 2025 एग्जाम के लिए, 2026 एग्जाम के लिए। ठीक है, चले। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया, 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, चले। ये आप लोगों का यूनिट 2 है, ये भी ध्यान रखेंगे। यूनिट 1 मैंने आपको करा रखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने क्लास अटेंड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है। ठीक है, HIS 102F या फिर HIS 102 और सभी यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं सभी विश्वविद्यालय के लिए ये क्लास है। जितने भी बिहार में विश्वविद्यालय हैं या झारखंड यूनिवर्सिटी या फिर राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय हैं जहां भी आपके हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया पढ़ाया जाता है 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार कई वर्षों से पूछ रहा है। दीवान ए बंदगान की जो स्थापना है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चले, अब इसमें जो की पॉइंट है इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपको। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, दीवान बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यह गुलामों का विभाग था। दीवान बंदगान क्या था? गुलामों का विभाग था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 से ज़्यादा गुलाम थे। इन गुलामों को सेना और कारखानों में रखा जाता था। ठीक है, उन्होंने अपने शासनकाल में दीवान ए खैरात यानी दान के लिए कार्यालय की भी स्थापना की थी। उन्होंने लोगों के लिए यानी जो ये आपका फिरोज शाह तुगलक है, ये लोगों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की थी। इसके लिए उन्होंने दारुल सफ़ा चिकित्सा विभाग की स्थापना की थी। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिर दीवान खैरात क्या है? दान के लिए कार्यालय है। दारुल सफ़ा एक बार पूछा था आपके एग्जाम में, दारुल सफ़ा क्या है? दारुल सफ़ा चिकित्सा विभाग है। किसने इसकी स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, चले। और ये सारे PDF नोट्स आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, तो व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ये सारे मैं सेंड कर देता हूँ PDF नोट्स, तो आप जा करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। किसने टोकन करेंसी सबसे पहले भारत में चलाई थी? तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस सुल्तान ने आगरा नगर स्थापित किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिरोज तुगलक? आगरा नगर की स्थापना किसने की थी भैया? बिल्कुल सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कब की थी, तो इसको भी याद में रखेंगे। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी, जिसने 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की, इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे पूछा गया है, किस सुल्तान ने गुलरुखी के नाम से अनेक कविताएं लिखी? गुलरुखी के नाम से अनेक कविताओं को लिखने वाले सिकंदर लोदी हैं। ठीक है, जब भी गुलरुखी की बात करेगा तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तकावी। ठीक है, तकावी ऋण का प्रयोग किस सुल्तान के समय में किया गया था? तकावी ऋण मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया गया था। ठीक है, तकावी ऋण की जब भी बात करेगा तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, तकावी ऋण मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, ये तकावी ऋण क्या है गुरुजी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों की मदद करने के लिए कृषि विभाग यानी जो खेती बाड़ी है किसानों के लिए दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की और किसानों को तकावी ऋण देना शुरू किया। ठीक है, आपसे पूछा जाता है ना एग्जाम में कि दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान ए अमीर कोही है क्या? तो ये एक कृषि विभाग है। ठीक है, और कृषि विभाग के लिए तकावी ऋण देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इसने जो राजधानी दिल्ली है इससे दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर इनके बारे में जान लीजिए आप लोग। ठीक है, तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दक्कन क्षेत्र के दौलताबाद यानी जो देवनागरी के नाम से भी जाना जाता है वहाँ पर इसने स्थानांतरित कर दी थी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? देखिए यहाँ पर आपका पूछ लिया गया है क्वेश्चन में, दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया है, तो एक बार अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लेंगे दोबारा। ठीक है, चलिए कम से कम एक क्लास को 2-3 बार देख लिया कीजिए आप लोग। ठीक है, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने किस भाषा का प्रयोग किया? तो फारसी एवं अरबी भाषा का। मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार थे ये फारसी और अरबी भाषा का प्रयोग किए थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सल्तनत काल में सबसे अधिक ग्रंथ किसने लिखे? सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखने वाले जो विद्वान हैं अमीर खुसरो हैं। ठीक है, अमीर खुसरो ने सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखे सल्तनत काल में। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के भारत अफगान के समय दिल्ली पर किस सुल्तान का शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें इसमें आगे याद रखिएगा, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। आपसे एग्जाम में पूछ चुका है ये कि इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, यह भी याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, अरबी में लिखी गई इब्न बतूता के यात्रा की पुस्तक रिहला नामक पुस्तक 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और दिलचस्प विवरण प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा इब्न बतूता ने अपनी यात्रा को जो विवरण दिया है वो किस में दिया है? रिहला नामक पुस्तक में दिया है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर का भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। ठीक है, तैमूर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 1398 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई? तो सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी के समय में जो राजधानी दिल्ली है यहाँ से आगरा स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, कब की गई थी ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चले बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें देखें, दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है, देखिए सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाला अंतिम वंश था तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश या सरकी वंश? दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाला अंतिम वंश कौन था? ये आपको याद होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। लोदी वंश सबसे अंतिम राजवंश था। ठीक है, देखें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। देखें, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। 1451 ईस्वी में की थी। ठीक है, लोदी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1451 में। किसने करी थी? बहलोल लोदी ने। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, जिसे 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने हराया था। दिल्ली सल्तनत के अन्य वंश है जैसे गुलाम वंश, इनका शासनकाल पूछा जाता है तो 1206 से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक रहा। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश, तुगलक वंश हो गया। सैयद वंश 1414 से 1451 और लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सल्तनत कालीन शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान था? सबसे ज़्यादा दिन तक शासन करने वाला सल्तनत काल में आपके फिरोज तुगलक थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। फिरोज तुगलक ने लगभग 37 सालों तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है,
चले यहाँ याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। सल्तनत कालीन शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान फिरोज तुगलक था, जिसने 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। फिरोज तुगलक का शासनकाल दिया गया है। इल्तुतमिश का शासनकाल है, ठीक है, 1211 से 1236 ईस्वी तक। बलबन का शासनकाल है 1266 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक, ठीक है। ये आप क्यों बता रहे हैं गुरुजी? ये सारी चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे बाबू जब आप लोग नेक्स्ट ईयर में जाएंगे या फिर इसी ईयर में भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये सारी चीज़ें कॉमन है, आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है जौना खान। इनका एक और नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा मैं पढ़ा दूंगा, आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं और आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक का देखिए दूसरा नाम जौना खान था और तीसरा नाम उलूग खान था, ठीक है। ये तीनों नाम अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चीन भेजा गया राजदूत। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को चीन भेजा गया था, ठीक है। चीन किसको भेजा गया था? इब्न बतूता को। कब भेजा गया था? 1342 ईस्वी में, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट को कब जीता? नगरकोट को कब जीता था भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 ईस्वी में नगरकोट को जीता था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक निर्माण के लिए विख्यात सुल्तान था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? सार्वजनिक निर्माण के लिए, जब भी सार्वजनिक निर्माण की बात करता है तो ध्यान रखेंगे फिरोज तुगलक का नाम सबसे ऊपर आता है, ठीक है। सार्वजनिक निर्माण के लिए कौन सा विख्यात सुल्तान था? फिरोज तुगलक। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिंचाई के लिए 4 नहरों का निर्माण किसने कराया? 4 नहरों का निर्माण किसने कराया भैया सिंचाई के लिए? गयासुद्दीन तुगलक ने कराया है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में त्रुटि लगती है या कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या कहीं को आपको गड़बड़ लगती है तो आप लोग इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। 584 ये व्हाट्सअप नंबर है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमसे डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं और इसका कोई चार्ज नहीं देना आपको, ठीक है। सारी चीज़ें बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर फ्री है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट तो कम से कम किया कीजिए आप लोग, ठीक है। चले देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। सार्वजनिक कार्य जनता की सुविधा के लिए अपने शासनकाल में गयासुद्दीन ने किलों, पुलों और नहरों का निर्माण कराया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सल्तनत काल में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था। सबसे विस्तृत साम्राज्य कौन था सल्तनत काल में? अलाउद्दीन खिलजी का, बलबन का, मोहम्मद बिन तुगलक का या सिकंदर शाह लोधी का? किसका सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था? मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा रचित ग्रंथ है। फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात ए फिरोज शाही लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? फुतुहात ए फिरोज शाही। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, निम्न में से वह युद्ध जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध? इसे देखिए, घाघरा का युद्ध को घग्घर का युद्ध भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको घग्घर लिखा मिलेगा तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। घाघरा का युद्ध या फिर घग्घर का युद्ध याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों जगह लड़ा गया था, जल और थल दोनों जगह। कब लड़ा गया था ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो पानीपत का देखिए प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। जो घाघरा का युद्ध है 5 मई 1529 को बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। और इसी युद्ध में, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का प्रचार किया था, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे भी याद रखना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय निम्न में से कौन हिंदू
राज्य था? तो पंजाब, ठीक है। बाबर के आक्रमण के समय पंजाब जो है हिंदू राज्य था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति का प्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 24 का। चले आगे आपको याद रखना, देखें तुलुगमा पद्धति यह एक विशिष्ट युद्ध रणनीति थी जिसमें सेना को 3 भागों में विभाजित किया जाता था, दायां, बायां और मध्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। दायां और बायां भाग की जो सेनाएं थी पहले आगे बढ़ती थी और बीच की सेना थोड़ा पीछे रहती थी। बाबर ने इस रणनीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने उज्बेकों से यह युद्ध प्रणाली सीखी थी, ठीक है। जो तुलुगमा पद्धति युद्ध है, यह युद्ध बाबर ने किससे सीखा था? उज्बेकों से सीखा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी गई है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें कृष्णदेव राय किस साम्राज्य से संबंधित थे? कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे जो तुलुव राजवंश से संबंधित थे और 1509 से 1529 तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खानवा के युद्ध 1527 में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजदूत था? राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह या राणा प्रताप सिंह? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बाबर के बीच में हुआ था और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें राणा सांगा पराजित हुए थे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पादशाहनामा का लेखक कौन है? पादशाहनामा का लेखक अब्दुल हमीर लाहौरी है, ठीक है। अब्दुल हमीर लाहौरी पादशाहनामा के लेखक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से बनाया था? तो बाबर ने काबुल में जो चांदी का सिक्का बनाया था उसका नाम था शाहरुख। क्या नाम था? शाहरुख, ठीक है। चले यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, मुगल साम्राज्य में चांदी के सिक्के को रुपया और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। आपसे एग्जाम में पूछ चुका है ये कई बार कि मुगल साम्राज्य में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपया। तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है आपसे, बाबर ने काबुल को जीतने के बाद तैमूर के बड़े बेटे शाहरुख मिर्जा के नाम पर शाहरुखी नामक चांदी के सिक्के जारी किए, ठीक है। चले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये कभी कभी कुछ बच्चे जब यूपीएससी की तैयारी भी इसी के साथ करते हैं, बच्चे कहते हैं सर आप ऐसा पढ़ाते हैं कि यूपीएससी में भी ये रिलेट करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्लास, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, हालांकि बच्चे कम हैं लेकिन ये जान लीजिए जितना भी आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ आगे आप प्रोफेसर के लिए, नीट जेआरएफ के लिए या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करते हैं ना, या फिर आप इसमें बात करें यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट कितने बच्चे तैयारी करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन देखेंगे कहीं ना कहीं आपको ये जो जितने भी इंफॉर्मेशन जितनी गहराई से मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी बच्चों के साथ भी आप लोग साझा किया कीजिए, ठीक है। चले देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक पर आते हैं, बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कहाँ चलाए थे? तो जो बाबर था ये बाबरी नामक चांदी का सिक्का चलाया था कंधार में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया? ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है, बिल्कुल देखें खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 32 का, ठीक है। चले देखिए बाबर ने खानवा के युद्ध 1527 में हुआ था, खानवा का युद्ध, इसमें जिहाद का नारा दिया था जो राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना और बाबर की सेना के बीच हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। कब किया था ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 34 देखेंगे, आपसे पूछा गया है, बाबर ने 5वां एवं अंतिम अभियान कब और किसके विरुद्ध किया था? तो बाबर ने जो इसका अंतिम युद्ध था, बाबर का जो 5वां आक्रमण था भारत पर, 1529 में किया था, ठीक है, अफगानों के विरुद्ध, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाबर का 5वां और अंतिम अभियान 1529 ईस्वी में अफगानों के विरुद्ध था। इस अभियान को घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध बाबर और अफगान शासक महमूद लोदी एवं बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और इसके साथ ही उसने उत्तर भारत में अपनी सत्ता को और मजबूत कर लिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर एक ऐसा इंसान था, बहुत ही भयंकर तरीके से भाषण देता था, ठीक है। ऐसा भाषण देता था कि उसकी सेनाओं में 4 गुना ताकतें आ जाती थी केवल बातों के दम पर, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जब आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। देखिए, चंदेरी युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच किस वर्ष हुई? तो ये युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के बीच। सी ऑप्शन आपका राइट है। और ये मैंने आपको की पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 में धारण की थी, ठीक है। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की भैया? 1507 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की जब उन्होंने कंधार पर अधिकार कर लिया था। बाबर ने भारत के विरुद्ध पहला अभियान कब किया था? बाबर ने भारत के विरुद्ध पहला अभियान 1518-19 में किया था, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए याद रखिएगा, 1519। ज़्यादातर आपके ऑप्शन में 1519 देता है तो याद रखेंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, बाबर के वंशजों की राजधानी क्या थी? तो समरकंद। बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद थी, ठीक है। तो समरकंद कहाँ है गुरुजी? देखें, समरकंद उज्बेकिस्तान का एक शहर है और दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। मध्य एशिया में स्थित यह ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर रहा है। एक बार आप लोग इसे सर्च करके देखिएगा मैप पर, ठीक है। मैप पर इसके फोटो वगैरह मंगा के देखिएगा, बहुत ही सुंदर जगह है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? उदारता, बाबर में उदारता भी थी, ठीक है। तो क्या उदारता थी? तो उदारता बहुत थी, उदारता के कारण इसे कलंदर के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इनकी उदारता देख लीजिए भैया। देखें, बाबर अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने काबुल के लोगों और अपनी प्रजा को रत्न, सोना या चांदी वितरित की, जिसके कारण उन्हें कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा यानी तुजू के बाबरी लिखी, जो तुर्की भाषा में है। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक और प्रथम शासक था। खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि भी दी गई थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, गाजी की उपाधि बाबर ने कब धारण की? खानवा के युद्ध के बाद, ठीक है। चले आपसे अभी से रिक्वेस्ट है, ये आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड करके पढ़ लिया कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा किस नाम से जाना जाता है? तुजू के बाबरी, बाबरनामा, दोनों के नाम से। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। ए और बी दोनों करेक्ट हैं। जल्द मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।